बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम ग्रेड 12 के यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक्स को जो है वो समझेंगे। आज का जो हमारा यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, वो यूनिट ग्रेड 12 का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे इस यूनिट के SLOs क्या हैं। SLOs में हमारे यहाँ पर बुक में जो है वो दिए हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा SLO है वो है हमें डिस्क्राइब करना है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन ऑफ द ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी के मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा है SLO है जो है वो है एक्सप्लेन स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस। तो आप लोगों को पेरिस्टाल्सिस और स्वेलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए बहुत अच्छा सा। नेक्स्ट जो हमारा SLO है वो है illustrate with diagram the structure of the stomach and relate each component with mechanical and chemical digestion of the stomach। तो इस SLO में हमें स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और हमें ये पढ़ना है कि उसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकली वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और केमिकली स्टमक जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर हमारा नेक्स्ट SLO है आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन्स ऑन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इस SLO में हमने नर्वस सिस्टम का रोल देखना है कि वो गैस्ट्रिन हार्मोन और नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने में। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमारा SLO की बेस पर क्लियर होगा यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट SLO है वो है डिस्क्राइब मेजर एक्शंस कैरिड आउट ऑन फूड इन 3 रीजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस SLO में हमने जो फूड के जो एक्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के ऊपर क्या एक्ट हो रहा होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमने इस SLO में अपना क्लियर करना है। नेक्स्ट SLO नंबर 6 जो है वो हमारा है trace the absorption of digested products from the small intestine lumen to the blood capillaries and lacteals of villi। तो ये जो हमारा SLO नंबर 6 है, इसमें हमने डाइजेस्टेड प्रोडक्ट यानी जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है उसकी एब्जॉर्प्शन को ट्रेस करना है कि वो एब्जॉर्प्शन कैसे एब्जॉर्ब होता है। वो जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर जो है वो जाता है, ल्यूमन से, और फिर ब्लड कैपिलरीज में किस तरह से जाता है और विलाई में से किस तरह से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है। तो SLO नंबर 7 हमारा है डिस्क्राइब द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विद देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। इस SLO में हमने जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, सबसे पहले हमने उनको पढ़ना है और उनके रोल्स देखने हैं कि उनके अलग अलग क्या क्या फंक्शन हैं। नेक्स्ट जो SLO नंबर 8 है वो है कोरिलेट द इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स फॉर गैस्ट्रियंस इन इन्फेंट्स एंड वॉलेंट्री कंट्रोल्स इन एडल्ट। नेक्स्ट SLO में हमने ये कोरिलेट करना है कि जो इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होते हैं इन्फेंट्स में, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें जो इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जो परफॉर्म होने वाले रिफ्लेक्सेस हैं खुद ब खुद जो होते हैं वो, और जो वॉलेंट्री कंट्रोल्स होते हैं एडल्ट्स में, उनमें क्या फर्क होता है और उसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट SLO नंबर 9 हमारा है एक्सप्लेन द स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर। नंबर 9 में हमने स्टोरेज और मेटाबॉलिक रोल पढ़ना है लिवर का। लिवर के क्या क्या फंक्शन हैं, उनका क्या मेटाबॉलिक रोल है। SLO नंबर 10 जो है उसमें हमने डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल किस तरह से बाइल की कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, एंड रिलेट द कॉन्स्टिट्यूएंट विद रिस्पेक्टिव रोल, और उसका जो है वो फंक्शन हमने पढ़ना है कि किस किस के साथ जो है वो उसका फंक्शन होता है। SLO नंबर 11 जो है वो है आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज एंड एक्सप्लेन फंक्शन एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। SLO नंबर 11 में हमने आउटलाइन पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है पैंक्रियाज का और उसका फंक्शन देखना है। नंबर 12 हमारा है रिलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस विद द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो इसमें हमने कंपैरिजन करना है बाइल जूस का, पैंक्रियाटिक जूस का और जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं उनका। तो ये हमारे 12 SLOs हैं, यानी हमारे 12 टॉपिक हैं इस यूनिट से रिलेटेड, जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।
का जो हमारा टॉपिक है हमारे SLO को पढ़ने का, तो वो हमारा पहला SLO है जिसमें हमने मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन पढ़नी है ओरल कैविटी। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन का जो पहला पहली जो हमने SLO पढ़ना है जिसमें हमने केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, उसका हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ पर जो चीजें मौजूद हैं उसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड से हासिल होते हैं जो हम खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और सही तरह से जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, यानी जो फूड हम लेते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उसमें से हमें क्या क्या हासिल होता है। उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स, और हम वाटर भी जो है वो अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको ये जो हम फूड ले रहे होते हैं उसको ब्रेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये फूड जो है वो इस क्वांटिटी में मौजूद नहीं होता है कि वो हमारे जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके और हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। लिहाजा जो फूड हम लेते हैं, हम फूड जो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हासिल करते हैं उसको ब्रेक डाउन की जरूरत होती है। जब वो फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में जाके, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ग्रोथ देते हैं, और हमारी जो बॉडी के अंदर मौजूद सेल हैं उनको रिपेयर करते हैं। तो एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली द डाइजेस्टिव सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अ ट्यूब्यूलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो उसको हम फंक्शनली भी और एनाटॉमिकली भी यानी स्ट्रक्चरली भी जो है वो हम उसको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, और अगर हम उस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो हम उस ट्रैक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, या उससे ट्यूब्यूलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT कहा जाता है, एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, और उसके साथ साथ जो जरूरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो द ऑर्गन ऑफ GI ट्रैक्ट आर ओरल कैविटी। हम अगर उन ऑर्गन्स को डिस्कस करें तो उन ऑर्गन्स में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन आता है, ओरल कैविटी होता है ट्रैक्ट में, GI ट्रैक्ट में। उसके बाद फेरिंक्स है, उसके बाद एसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में टीथ हैं, टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर है, गॉल ब्लैडर्स है और पैंक्रियाज है। GIT is a continuous tube from mouth to the anus। GI जो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ट्यूब जो होती है वो एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। इट इज स्पेशलाइज्ड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग इट्स लेंथ। ये अपनी लेंथ अगर हम इसकी देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इसके फंक्शन, और स्ट्रक्चरली जो है वो ये डिफरेंट हो जाती है। इज स्पेशलाइज्ड एट वेरियस पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। इसकी लेंथ के साथ साथ इसके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट किस्म की स्पेशलाइजेशन होती है उसमें, with each regions designs to carry out different role, और उसके हर रीजन जो है वो उसके लिए एक अलग रोल, एक अलग फंक्शन जो है वो मौजूद होता है। GIT is approximately 9 meter 30 feet long and it passes across thoracic cavity and enters the abdominal cavity at the level of diaphragm। GIT जो ट्रैक है वो तकरीबन 9 मीटर लॉन्ग होता है, और ये थोरेसिस कैविटी, ये जो हमारी कैविटी होती है जिसमें रिब्स वगैरह मौजूद होती हैं उसमें से गुजरती है, एंड एंटर द एब्डोमिनल कैविटी, और उसके बाद हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो जाती है डायाफ्राम के लेवल से। तो ये हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम 1 बाय 1 इन पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो हमारा जो GIT ट्रैक्ट का सबसे पहला पार्ट है वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी और मोर कॉमनली नोन एज बक्कल कैविटी इज सराउंडेड बाय द लिप्स, चीक्स, टंग एंड अ पैलेट एंड इंक्लूड स्पेस बिटवीन द पैलेट एंड टंग। ओरल कैविटी जो है वो जिसे हम अमूमन बक्कल कैविटी भी कहते हैं, इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो लिप्स होते हैं, चीक्स होते हैं, टंग होती है, एक पैलेट होता है, हैज रफ प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिलिया ऑन द सरफेस ऑफ द टंग।
जो टंग की जो सरफेस होती है उस पर जो है वो रफ सा एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उस जो है वो टंग को देखें तो वो खुरदरी सी महसूस होती है। उस स्ट्रक्चर को, उस प्रोजेक्शंस को पैपिलिया कहा जाता है। और ये पैपिलिया जो है वो टंग के ऊपर इसलिए मौजूद होता है ताकि फ्रिक्शन कॉज हो सके, यूजफुल इन हैंडलिंग इन फूड, और वो अच्छी तरह से फूड को हैंडल कर सके। द पैपिलिया ऑल्सो कंटेन टेस्ट बड। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो देखें किसी भी जगह पर अगर फ्रिक्शन नहीं होती है तो वो बहुत स्लिपरी स्टेट होती है। तो जो स्लिपरी जगह होगी वहां से फूड जो है वो बहुत इजीली मूव कर जाएगा आगे की तरफ। तो फूड को जो है वो प्रोसेस की जरूरत होती है और उसके बाद फूड की मूवमेंट होती है। तो पैपिलिया ऑल्सो कंटेन टेस्ट बड, और इस पैपिलिया के ऊपर टेस्ट बड भी मौजूद होते हैं। द पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, और जो पैलेट होता है वो ओरल कैविटी की रूफ यानी एक छत बनाता है। डिफरेंट टीथ आर अडेप्टेड टू हैंडल फूड इन डिफरेंट वेज। इसके अलावा ओरल कैविटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के दांत होते हैं और इन दांतों के मुख्तलिफ शेप्स होने की वजह से मुख्तलिफ इनके फंक्शंस होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, और इसके साथ ओरल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स मौजूद होते हैं। एंड दीज ग्लैंड्स सिक्रीट्स एंजाइम्स हैविंग स्लाइवा, और ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें से जो है वो स्लाइवा रिलीज होते हैं। इन द ओरल कैविटी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब ये ओरल कैविटी का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ओरल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस किस तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के लिए। तो अब अगर हम उसको डिटेल में स्टडी करें तो ओरल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है और केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर आपको 3 ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं जिसकी यहाँ आपको बात की है कि 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, सब लिंगुलर ग्लैंड होते हैं और पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो एक फिजिकल डिवीजन होती है किसी भी फूड की, यानी फूड को अगर स्मॉलर पीसेस में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और वो मैकेनिकली किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो फूड को छोटे छोटे हिस्सों में फिजिकली जो है वो उसको डिवाइड करती हैं। Through chewing of food, destroy the cellulose of starch, covering and increase the efficiency of the digestive process. सबसे पहले जब फूड हमारी बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में आता है तो सबसे पहले हम उस फूड को क्या करते हैं, हम च्यू करते हैं। च्यू करने से वो जो फूड के अंदर सेलुलोज मौजूद होती है, स्टार्च होता है, वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। फूड टेकन इनटू द माउथ इज च्यूड। वो फूड जो कि हमारे माउथ में लिया जाता है, माउथ में हम उसे लेते हैं खाने के लिए, उसे च्यू किया जाता है और मेस्टिकेटेड बाय द टीथ, और टीथ के जरिए से उसे बिल्कुल बारीक बारीक पीसा जाता है। मेस्टिकेशंस ब्रेक लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस। मेस्टिकेशन का क्या है? मेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर वंस में, छोटे हिस्सों में, which have a much larger surface area for the action of digestive enzymes. ये क्यों किया जाता है? ये इस वजह से किया जाता है ताकि जो एंजाइम्स मौजूद हैं आपके माउथ के अंदर, उनको एक स्पेस मिल सके और वो अपना एक्ट जो है वो आराम से कर सके। में जो ओरल कैविटी के अंदर जो केमिकल डाइजेशन हो रही होती है उसमें 2 एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, एक स्लाइवरी अमाइलेज है और दूसरा लिंगुअल लाइपेज है। द वॉटरी पार्ट ऑफ स्लाइवा कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवा के अंदर जो पानी वाला पार्ट होता है, वॉटरी पार्ट होता है, जिसकी वजह से वो वाटर की तरह का नजर आता है, वो उसके अंदर जो उसमें जो एंजाइम्स मौजूद होता है वो स्लाइवरी अमाइलेज है। Slivary amylase is chemically identical to pancreatic amylase and digest starch. Basically जो slivary amylase है उसका फंक्शन ये होता है कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। It breaks the covalent bonds between glucose molecules in starch and other polysaccharides to produce maltose and
Maltotriose is a trisaccharides and isomaltose is a disaccharide similar to maltose. अच्छा, ये जो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की अगर केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो केमिस्ट्री के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो आप लोगों ने उसकी पूरी ब्रांचेस पढ़ी होंगी, सब पार्ट्स पढ़े होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक अगर उसको उसकी लॉन्ग चेन हो तो उसको जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है। तो उस तरह इससे जो है वो जो फूड का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होके छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो यही चीज बता रहे हैं कि उनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े ग्लूकोज के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो पॉलीसेक्राइड्स जो है वो डिफरेंट मॉल्टोस प्रोड्यूस कर लेते हैं, मॉल्टोट्रायोज प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो है वो डाइसेक्राइड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो मॉल्टोट्रायोज को उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मॉल्टोट्रायोज जो है वो ट्राइसेक्राइड्स है और आइसोमाल्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल है जिसमें 2 सेक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉल्टोट्रायोज में 3 सेक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस में ये 2 चीजें जो है 2 एंजाइम्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज और लिंक्यूल लाइपेज। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक करके उसको मॉल्टोज और मॉल्टोट्रायोज में कन्वर्ट कर रहा है और लिंगुअल लाइपेज जो है वो ट्राइग्लाइसरेट ईस्टर बॉन्ड को तोड़कर उसे डाई इकाइल ग्लाइसिरोल और मोनो इकाइल ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट कर रहा है। जब ये ब्रेकिंग हो जाती है तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट के तौर पर जो हमें फूड है उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल बाउल टाइप की शक्ल जो है वो मिलती है। अब ये फूड जो है वो स्वेलो करने के लिए रेडी होता है कि वो इजीली जो है वो एसोफिगस में से स्वेलो हो सके, क्योंकि आप लोग जब अपने जीआई ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें उस स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। माउथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एसोफिगस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एसोफिगस जो है वो एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें से फूड को गुजरने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नैरो और बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए और बाउल की तरह का होना चाहिए ताकि वो इजीली इस एसोफिगस ट्यूब में से गुजर सके। तो मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के बाद अब जो स्ट्रक्चर फूड का बनता है वो बिल्कुल बाउल टाइप का स्ट्रक्चर और एक राउंड बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और वो इजीली जो है वो एसोफिगस में से मूव कर जाता है। तो ये हमारा पहला एसएलओ था जिसमें हमने केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मजीद जितने भी टॉपिक हैं उनको समझने के लिए साथ रहिएगा इसी YouTube चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।